प्यार, व्यापार, पावर, पॉलिटिक्स और बदला, इन्हीं के आसपास घूमती है मिर्जापुर के सारे किरदारों की अलग अलग कहानियाँ। और जब जब ये किरदार एक दूसरे के रास्ते से गुजरते हैं तब तब होता है रक्तपात। मिर्जापुर सीजन 1 के आखिर में हमने देखा कि मुन्ना अफीम के व्यापारी लाला की बेटी शबनम की शादी में जाकर पहले शबनम के होने वाले पति और फिर गुड्डू पंडित के भाई बबलू और उसकी प्रेग्नेंट बीवी स्वीटी को मार देता है, जिसे वो कभी खुद पाना चाहता था। मुन्ना त्रिपाठी से बदला लेने वालों की लिस्ट अब लंबी हो चुकी है। गुड्डू पंडित, लाला, दरोगा परशुराम गुप्ता और उनकी छोटी बेटी गोलू गुप्ता। अब इस लड़ाई और गोलीबारी में गुड्डू और मुन्ना दोनों घायल हो जाते हैं। मुन्ना है त्रिपाठी निवास में, जो अपनी जान पर बनाने के बाद भी गुड्डू को मारने और मिर्जापुर का किंग बनने का दावा करता है, और गोलू डिम्पी कहीं छुपकर गुड्डू का इलाज जैसे तैसे करा रहे होते हैं, और इसके लिए डॉक्टर को भी बंदूक की नोक पर लाया जाता है। अपने रति शंकर तो याद ही होंगे आपको, वही जिनको गुड्डू को क ख ग घ सिखाने के चक्कर में अपनी जान गंवानी पड़ी थी। माँ की गाली जो दिए थे, पता है ना गुड्डू को। रति शंकर की बीवी अपने बेटे शरद को समझाती है कि अपने बाप की मौत का बदला लेने के लिए उसे मिर्जापुर का किंग बनना पड़ेगा। लाला अपनी बेटी की शादी में हुए हादसे के मामले में पुलिस को इन्वॉल्व करने से बचता है कि कहीं पुलिस को उसके नशे के कारोबार के बारे में पता न चल जाए, और अपने समधी यूसुफ से हौसला रखकर सही वक्त आने पर बदला लेने की बात करता है। जेपी यादव अपने बड़े भाई सीएम सूर्य प्रताप यादव से मिलने जाता है और मिर्जापुर में बढ़ रहे वायलेंस के लिए डांट और चमाट दोनों खाता है, और वो भी अपनी असिस्टेंट कम हाईली पर्सनल असिस्टेंट के सामने। अब जेपी पर दबाव है कि वो मुन्ना त्रिपाठी पर लगाम लगाए और पार्टी की इमेज क्लीन करे। मुन्ना से खार खाए लोगों में दरोगा परशुराम गुप्ता भी हैं, जिन्होंने अपनी बड़ी बेटी को खोया है। अखंडानंद गुप्ता को समझाता है कि वो अपनी छोटी बेटी को भी खो न दे, इसलिए गुड्डू को ढूंढने में उसकी मदद करें। परशुराम गुप्ता अपने सीनियर आरएस मौर्य से मिलकर क्राइम कंट्रोल करने की मदद की पेशकश करता है, लेकिन मौर्य जी उसके पुराने गैर जिम्मेदाराना रवैये का हवाला देकर चुपचाप अपना काम करने के लिए कहते हैं। शरद जौनपुर की गद्दी पर बैठते ही व्यापारियों के साथ बैठक करता है और हफ्ता देने से मना करने पर उनके व्यापार में दखल देता है, ताकि उसका खौफ उसके बाप से भी ज्यादा हो। गृह शांति की पूजा में भी सीनियर त्रिपाठी सत्यानंद यानी बाबूजी अपनी ठरक को काबू में नहीं रख पाते। त्रिपाठी आपस में चर्चा करते हैं कि लाला ने अफीम की सप्लाई बंद कर दी है, जिससे उनके बिजनेस को नुकसान हो रहा है। बाबूजी कालीन भैया को सलाह देते हैं कि जौनपुर पर कब्जा करने से त्रिपाठियों का दबाव और बढ़ जाएगा। डिम्पी और गोलू के पास हथियार देखकर एक आदमी को शक हो जाता है, और वो कालीन भैया से इनाम पाने के लालच में एक पुलिस वाले के साथ मिलकर उनके छुपे हुए ठिकाने तक पहुंच जाता है। इस पूरी लड़ाई में पुलिस वाले की मौत हो जाती है और तीनों को अपना ठिकाना बदलना पड़ता है और उसी डॉक्टर के घर में पनाह लेनी पड़ती है। अपमान का घूंट पीकर जेपी अखंडानंद के पास जाता है और दोनों के बीच हथियार के व्यापार और राजनीतिक मजबूरियों पर बहस होती है। जेपी धमकी देता है कि मुन्ना की गिरफ्तारी आने वाले इलेक्शंस के लिए जरूरी है और वो होकर रहेगी। रति शंकर की शोक सभा में लाला का समधी यूसुफ शरद से मिलकर मुन्ना के बदले मिर्जापुर की गद्दी तक पहुंचने में मदद की बात करता है। तभी मुन्ना अपने दल बल के साथ शोक सभा में पहुंचता है और शरद से कहता है कि उसे जौनपुर का कंट्रोल चाहिए। मामला शायद बिगड़ जाता, लेकिन शरद मुन्ना से कहता है कि दोनों हाथ मिला लें तो बेहतर व्यापार करेंगे, और उसे खुश करने के लिए वो यूसुफ को मरवा देता है। अखंडानंद खुश हो जाता है कि बिना एक भी गोली चलाए जौनपुर और शरद दोनों को काबू में कर लिया गया, लेकिन साथ ही साथ जेपी की धमकी पर भी बात होती है। बाबूजी पैरों के दर्द के बहाने दिल के दर्द का इलाज ढूंढते हैं। इससे तंग आकर बीना अपने आप को खत्म करने की सोचती है, लेकिन उसे अपनी मुसीबत से बचने का कुछ और ही रास्ता सूझता है, और वो सीनियर त्रिपाठी से कहती है कि वो हर मामले में सीनियर हैं और उनकी अधूरी इच्छाओं की पूर्ति समय आने पर वो जरूर पूरा करेगी, और इस तरह वो अपनी प्रॉब्लम्स टेम्पररली सॉल्व कर लेती है। अखंडानंद मुन्ना को लेकर सीएम से मिलता है और दोनों के बीच में आ रहे जेपी को बीच से हटाने की बात करता है। इलेक्शन में सीएम को पूरा सपोर्ट देने की बात होती है और पार्टी की इमेज क्लीन करने के लिए मुन्ना की जगह ललित की कुर्बानी दे दी जाती है। इसी के साथ साथ अखंडानंद सीनियर पुलिस ऑफिसर मौर्य को अपने घर खाने के लिए बुलावा देता है, और मुन्ना मौर्य से कहता है कि उनकी गन्स के कस्टमर्स बढ़ रहे हैं और मौर्य अपनी पुलिस फोर्स को कंट्रोल करें। गुड्डू अपने बदले की आग में जल रहा है और त्रिपाठी के वफादार सिपाही मकबूल का भांजा बाबर गुड्डू, गोलू और डिम्पी की मदद करता है, जबकि डिम्पी अपने माँ बाप से मिलने मिर्जापुर जाने की बात करती है। गुड्डू और डिम्पी छुपते छुपाते अपने घर पहुँचते हैं, जहाँ गुड्डू अपने पिता से कहता है कि वो डिम्पी को इस खून खराबे से दूर पढ़ने के लिए लखनऊ भेज रहा है, और वो खुद अपना बदला लेने के रास्ते पर बहुत दूर निकल चुका है, जहाँ से वापस लौटना बहुत मुश्किल है। वो बदला भी लेगा
और मिर्जापुर पर राज भी करेगा। और यही दावा गोलू भी अपने पिता से करती है। गुड्डू डिम्पी को लखनऊ छोड़कर लाला से मिलता है और क्योंकि लाला और गुड्डू का दुश्मन एक ही है, इसलिए लाला गुड्डू और गोलू को अपने यहाँ रहने देता है और इस तरह अफीम के बिजनेस में गुड्डू कालीन भैया की जगह ले लेता है। मुन्ना का एक आदमी उस रात लाला को मारने आता है, लेकिन गुड्डू और गोलू मिलकर न सिर्फ लाला की जान बचाते हैं बल्कि उस आदमी के दांत सौगात बनाकर कालीन भैया के पास भेजते हैं। अब मुन्ना सीएम से किया वादा निभाता है और चुनाव प्रचार में सीएम की विधवा बेटी माधुरी का साथ देता है। बीना त्रिपाठी अब उम्मीद से हैं और तीन उम्मीदवार इस अभूतपूर्व घटना का क्रेडिट ले रहे हैं। कालीन भैया को लगता है कि उनके शर्तिया इलाज करने वाले हकीम ने शर्त जीत ली है। बाबूजी को लगता है कि इस सीमेंट में अभी भी जान है, लेकिन घर के नौकर राजा ने पक चिक पक राजा बाबू बनके जो जादू चलाया है वो बात सिर्फ उसके और बीना के बीच में है। लाला और गुड्डू का अफीम का टर्नओवर ओवरलोड होता देख मुन्ना उनके डीलर्स को धमकाता है, जबकि शरद स्लीपिंग पार्टनर बनके 20% का प्रॉफिट लेने की बात कहता है। शरद धोखे से मुन्ना को बुलाता है, लेकिन गोलीबारी के बावजूद किसी को कुछ नहीं होता। लेकिन इस चक्कर में मकबूल के भांजे बाबर का गुड्डू के साथ होना त्रिपाठी को नागवार गुजरता है और मकबूल से कहा जाता है कि वो ही बाबर को ठिकाने लगाए। लेकिन बाबर और मकबूल के बीच एक कॉम्प्रोमाइज हो जाता है कि वो अब एक दूसरे के बीच नहीं आएंगे। कालीन भैया की गंज वाली गाड़ी बिहार के दद्दा त्यागी गैंग के हाथ आ जाती है। दद्दा त्यागी के बड़े बेटे भरत और शरद की दोस्ती है। शरद मुन्ना और भरत की मुलाकात करवाता है, जहां ये तय होता है कि सब मिलकर गंज का बिजनेस करेंगे। बीना अब बिना किसी संकोच के गुड्डू की मदद कर रही है ताकि वो अपने और अपने बच्चे को इन सबसे छुटकारा दिला सके। गुड्डू और गोलू मिलकर कालीन भैया की फैक्ट्री में आग लगा देते हैं और गोलू दद्दा त्यागी के छोटे बेटे शत्रुघ्न से मिलती है और अफीम के बिजनेस के बेनिफिट समझाती है। मुन्ना इलेक्शन से ज्यादा सिडक्शन में पड़कर माधुरी के कुछ ज्यादा ही करीब आ जाता है और अखंडानंद को इस आपदा में भी अवसर नजर आता है और वो चाहता है कि मुन्ना और फूलचंद त्रिपाठी माधुरी के साथ प्रेम के फूल खिलाना छोड़कर ब्याह का बगीचा खिला ले। गुड्डू पंडित के पिता रमाकांत मुन्ना के मुंडन के जुगाड़ में हैं और वो वाले चाचा से मिलते हैं और त्रिपाठी के साथ विनर चिकन डिनर कर चुके मौर्य जी, जो दरअसल उनके खिलाफ हैं, वो भी रमाकांत को मदद करने का वादा करते हैं। अपने अपने पार्टनर्स को खो चुके गुड्डू और शबनम अलग ही पार्टनरशिप शुरू कर रहे होते हैं, जबकि लाला इससे नाखुश है। गुड्डू जेपी को पॉलिटिक्स में सपोर्ट का ऑफर करके बदले में अफीम के बिजनेस में मदद मांगता है और इसी सिलसिले में वो दद्दा त्यागी से भी जाकर मिलता है, लेकिन दद्दा और भरत अफीम के खिलाफ हैं और इस बिजनेस में उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है, जबकि शत्रुघ्न का इंटरेस्ट गोलू में कुछ ज्यादा ही होता है। मुन्ना वेड्स माधुरी। कालीन भैया सीधे सीएम के समधी बन जाते हैं और सीएम जेपी की जगह कालीन पर ज्यादा मेहरबान हो जाते हैं। जेपी इस बात से एक बार फिर अपमानित महसूस करता है और शरद से जाकर मिलता है। वो उसे मिर्जापुर का किंग बनने के लिए कहता है। एक एक्सीडेंट में सीएम की डेथ हो जाती है और जेपी पार्टी में अपने बड़े भाई की जगह लेने की कोशिश करता है और अपने भाई से किए वादे के मुताबिक वो कालीन को अफीम के खेतों का अलॉटमेंट तो देता ही है, लेकिन उसके साथ साथ 30% के प्रॉफिट की डिमांड करता है और दूसरी ओर आईजी को मुन्ना की बंद फाइल खोलने का ऑर्डर देता है। सीएम की गाड़ी को उड़ाने वाला ट्रक ड्राइवर मौर्य के हाथ लग जाता है और उसका कनेक्शन जौनपुर से निकलता है। मौर्य शरद से मिलकर उसका मन टटोलता है, लेकिन शरद उसकी किसी भी चाल में नहीं आता। गुड्डू जेपी से कहता है कि अफीम के खेतों की अगली अलॉटमेंट को वो उन्हें दे दे, इसके बदले उसे कालीन भैया से जो भी प्रॉफिट मिल रहा है उससे 10% ज्यादा देगा। दोनों हाथों में लड्डू और सिर कढ़ाई में पाकर जेपी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो जरीना से कहता है कि लेट्स सेलिब्रेट। उस रात जरीना 3 डांसर्स को बुलाकर जेपी की खुशियों को 4 गुना कर देती है, लेकिन सुबह यही 3 डांसर्स जेपी का 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा कर देती हैं और वो भी HD क्वालिटी वीडियो प्रूफ के साथ। दरअसल जरीना ने पार्टी बदल ली है और वो कालीन भैया के साथ मिलकर जेपी को विधवा महिलाओं के शोषण के केस में फंसा देती है। मिर्जापुर में कुर्सी की लड़ाई चल ही रही है कि तभी बीना एक और दावेदार को जन्म देती है, जो मुन्ना को और बेचैन कर देता है। बड़ा परिवार सुखी परिवार की सोच रखने वाले कालीन भैया को लगता है कि उनकी बहू सीएम पद के लिए उन्हें ही आगे करेगी, लेकिन माधुरी एक्सक्यूज मी बोलकर खुद ही सीएम पद पर दावा कर देती है। लखनऊ में डिम्पी अपने दोस्त रॉबिन से शादी करना चाहती है। शादी के प्रस्ताव पर रमाकांत जी रॉबिन से कहते हैं कि अगर वो उन्हें गुड्डू के राज बताए तो वो इस रिश्ते के बारे में कुछ सोचेंगे। अब रॉबिन अपने होने वाले ससुर को खुश करने के लिए गुड्डू और लाला की सारी जानकारी उन्हें देता है। गुड्डू के पिता चाहते हैं कि वो इस अपराध की दुनिया को छोड़कर इससे बाहर आ जाए और इसी कोशिश में वो मौर्य जी के साथ मिलकर आईजी साहब से मिलने जाते हैं, जबकि मौर्य को लगता है कि गुड्डू को गिरफ्तार करने से पहले उसे मार देना चाहिए, क्योंकि गिरफ्तार होने के बाद वो जैसे तैसे छूट ही जाएगा और फिर से क्राइम की दुनिया का बादशाह बन जाएगा।
एक एक करके अपने दुश्मनों को खत्म करने की कोशिश में मुन्ना मकबूल के घर भी पहुंचता है और बाबर को मारने की कोशिश करता है, लेकिन इस हाथापाई में गोली मकबूल की मां को लग जाती है। अपनी मां के मरने के बाद मकबूल आग बबूला होकर त्रिपाठी के घर पहुंचता है और इसका बदला बाबूजी को मारकर लेना चाहता है, ताकि कालीन भैया को भी पता चले कि अपनों को खोने का दर्द क्या होता है। लेकिन बीना उसे रोक लेती है और वो खुद बाबूजी को अपने हाथों से मारना चाहती है। अब शौक होने की बारी बाबूजी की थी, जिन्हें लगता है कि वो रॉक कर रहे थे और पितृसत्ता के प्रमुख बाबूजी ये चाहते हैं कि वो एक औरत के हाथ से न मरे, लेकिन बीना बाबूजी को अपने हाथों से ही मारती है। मुन्ना कालीन भैया से ये कहता है कि अब वो मिर्जापुर की गद्दी के लिए तैयार है, लेकिन कालीन भैया इस बात से इनकार कर देते हैं। मुन्ना नाराज होकर वहाँ से निकल जाता है। बीना राजा को कॉल करती है और कहती है कि वो उनके बच्चे का ख्याल रखे। कालीन बीना से कहता है कि वो अपने बाप को तो खो चुका है, लेकिन अपने बेटे को नहीं खोना चाहता और इसीलिए मिर्जापुर की गद्दी वो मुन्ना के नाम कर देगा। मुन्ना गुस्से में घर पहुँचता है और उसकी राजा से झड़प होती है, जिसमें राजा की मौत हो जाती है। लेकिन राजा मरने से पहले मुन्ना के दिमाग में शक का कीड़ा डाल जाता है। वो कहता है कि मुन्ना को मारने की जिम्मेदारी उसे कालीन भैया ने ही दी थी। ये सुनकर मुन्ना का दिमाग और खराब हो जाता है और उसके मन में अपने पिता के लिए गुस्सा भर जाता है। गोलू के प्यार में गोलमोल हो चुके शत्रुघ्न के अफीम के बिजनेस की खबर दद्दा और उनके बड़े बेटे भरत तक पहुंच जाती है। दद्दा इस बात पर बहुत नाराज होते हैं। वो शत्रुघ्न से कहते हैं कि वो और गोलू उससे माफी मांगे, लेकिन गोलू फोन पर शत्रुघ्न से ये कह देती है कि उसका काम अब हो चुका है और उसे शत्रुघ्न की अब कोई जरूरत नहीं। दद्दा त्यागी अपने साले यानी कि शत्रुघ्न के मामा, जो इस अफीम के बिजनेस में उसका साथ दे रहा था, उसे भी इसका जिम्मेदार ठहराता है। गोलीबारी होती है और मामा के साथ साथ शत्रुघ्न की भी मौत हो जाती है। बीना गुड्डू से कहती है कि यही सही मौका है और अब वो कालीन को खत्म कर सकता है। गुड्डू शबनम से ये कहता है कि उसके और शबनम के रास्ते अब अलग हैं, क्योंकि उसने मिर्जापुर का रास्ता चुन लिया है। गुड्डू अपने मिशन पर निकलने वाला ही होता है कि तभी पुलिस वहां आ जाती है और गुड्डू और लाला दोनों को पकड़ लेती है। अपनी प्लानिंग के मुताबिक मौर्य गुड्डू का एनकाउंटर करने ही वाला होता है, लेकिन तभी गुड्डू के पिता मौर्य को गोली मार देते हैं। कहानी के सारे किरदार एक ही जगह पर मिलते हैं। जहाँ मुन्ना अपने पिता को मारकर अपना गुस्सा ठंडा करना चाहता है, वहीं गुड्डू भी कालीन भैया की जान के पीछे है। इसी बीच शरद भी एक चाल चलता है और कालीन भैया को पहले ही बता देता है कि मुन्ना उसे मारने वाला है। अपनी ओर बंदूक ताने मुन्ना को कालीन अपने दिल की बातें बताता है और कहता है कि वो खुद चाहता है कि मुन्ना ही मिर्जापुर का किंग बने। बाप और बेटे में लगभग सुलह हो ही जाती है कि तभी वहाँ गुड्डू और गोलू आ जाते हैं और फायरिंग शुरू होती है। कालीन भैया को बहुत सारी गोलियां लगती है, जबकि मुन्ना को गुड्डू खुद अपने हाथों से मार देता है। इसके बाद वहाँ शरद पहुँचता है और घायल कालीन को अपने साथ ले जाता है और कहानी के अंत में मिर्जापुर की गद्दी पर बैठते हैं गुड्डू पंडित। अब आगे।